अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हर्निया। हर्निया क्या होता है? ये पाउच लाइक सिरोजा लाइन सैक होती है पेरिटोनियम की, जो कि प्रोट्रूड करेगी थ्रू द डिफेक्ट इन अ वॉल ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, देखिए इसको पेरिटोनियम भी लाइन कर रही है और ये इस डिफेक्ट से प्रोट्रूड कर गया है। पेरिटोनियल कैविटी में ही जो है उसके वॉल पे डिफेक्ट आया और यहाँ से सैक जो है सिरोजा लाइन सैक पेरिटोनियम की प्रोट्रूड करी है। तो ये इरिड्यूसिबल भी हो सकता है। इरिड्यूसिबल होगा तो मतलब अगर इसके कंटेंट पुश बैक नहीं हो सकते इनटू द राइट प्लेस, तो उसका मतलब है ये इरिड्यूसिबल हर्निया है। इनकार्सरेशन यानी कि अगर हर्नियल सैक के कंटेंट जो है वो स्टक हो जाए इनसाइड जो है ये स्टक हो जाए बाय किसी एडेशन की मदद से। ऑब्स्ट्रक्टेड होगा अगर बॉवल कंटेंट जो है ये पास ना कर सके इस हर्निया से, और स्ट्रेंगुलेटेड होगा अगर इसकी वॉस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और स्कीमिया हो जाए तो ये स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहलाएगा। अब हर्निया की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं साइड्स के हिसाब से। इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, फिमोरल हर्निया फिमोरल कनाल से या इंग्वाइनल कनाल से। ठीक है, इसी तरह अम्बिलाइकल हर्निया होता है और सर्जिकल स्कार से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एडेशंस। एडेशंस रेफर करती हैं कि ये फाइब्रस ब्रिजेस बन जाते हैं हमारे बॉवल सेगमेंट्स के दरमियान। ठीक है, फाइब्रस ब्रिजेस, तो ये ज़्यादा कॉमन स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं। इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं एडेशन फॉर्मेशन के। अगर कोई पहले प्रीवियस सर्जरी हुई हो उस वजह से बन सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, रेडिएशन या कंजेनाइटल डिफेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होता है कि टेलीस्कोपिंग हो जाती है इस प्रॉक्सिमल बॉवल सेगमेंट की इमीडिएटली इनटू द डिस्टल बॉवल सेगमेंट। तो इसमें जो फीचर्स होते हैं ज़्यादातर ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ये प्रेजेंट करती है इंटरसेप्शन, और इसमें पीक इंसिडेंस जो है 5 to 10 months आफ्टर बर्थ। इसमें जो कॉमन चिल्ड्रन में जिसमें मोस्ट कॉमन जो इसकी टाइप है वो है इलियोकोलिक, और एडल्ट में कोलोकोलिक। ठीक है, कॉलन ही कॉलन के अंदर जो टेलीस्कोप करेगा, जबकि चिल्ड्रन में इलियम इनटू द कॉलन। इसमें डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, ज़्यादातर इडियोपैथिकली होता है। बच्चों में जो है इसमें कोई भी एनाटॉमिक लेजन नहीं होती, लेकिन एडल्ट्स में कोई इंट्रा ल्यूमिनल मास या ट्यूमर की वजह से इंटरसेप्शन हो सकती है। प्रेजेंटेशन ऐसी होगी कि ये जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम प्रेजेंट करेंगे। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें हमें एब्डोमिनल मास मिलेगा जो कि सॉसेज लाइक मास होगा, और इसकी जो कनकेविटी होगी वो टुवर्ड द अम्बिलाइकस होगी। करंट जेली स्टूल भी इसमें हॉलमार्क होता है। ठीक है, स्टूल जो है वो ब्लड और म्यूकस के साथ मिक्सड होगा, उसको हम कह रहे हैं करंट जेली स्टूल। नेक्स्ट टॉपिक वॉल्वुलस। वॉल्वुलस क्या होता है कि इसमें कंप्लीट ट्विस्टिंग हो जाती है लूप ऑफ बॉवल की या उस मेजेंट्री की, जो है इस तरह से कंप्लीट जो है ट्विस्टिंग हो जाएगी, इसको हम वॉल्वुलस कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट साइड्स होती हैं। ये सिग्मोइड कॉलन वाली साइड पे भी होता है, तो वो ट्विस्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सिग्मोइड कॉलन, और सिग्मोइड कॉलन ही जो है एल्डरली में ज़्यादा इसकी कॉमन साइट होती है। सीकम में भी वॉल्वुलस हो सकता है, तो वो क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगा। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज था सिग्मोइड, लेकिन सीकम क्लॉकवाइज, और ये यंग एडल्ट्स में सीकम में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा स्मॉल बॉवल में भी हो सकता है। तो स्मॉल बॉवल में जो हमारा टर्मिनल इलियम होता है वहाँ पे ज़्यादातर होता है, और लेस कॉमन है बनस्पत लार्ज बॉवल वॉल्वुलस के, स्मॉल बॉवल वाला। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं वॉल्वुलस के, यानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है, प्रेगनेंसी में, इवन लैक्सेटिव अब्यूज़ की वजह से भी। दैट्स इट, यहाँ पे सारा मिस्केलेनियस बॉवल डिसऑर्डर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है स्मॉल एंड लार्ज बॉवल ट्यूमर्स। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है एडिनोमा। ठीक है, और एडिनोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो याद रखिएगा एम्पुला ऑफ वेटर, जो कि यूनियन होता है जहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट का और हमारी कॉमन बाइल डक्ट का। ठीक है, डोडेनम के अंदर, यहाँ पे एडिनोमा की मोस्ट कॉमन साइट है। अब ये ज़्यादा मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा की साइट जो है वो डोडेनम है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के ट्यूमर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि लूमन ऑफ द गट में मास की तरह से प्रोट्रूड कर रहे होंगे। अब इनमें कोई भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, ये नॉन नियोप्लास्टिक है। ठीक है, और ये एबनॉर्मल म्यूकोजल मैचुरेशन की वजह से बनते हैं, या इन्फ्लामेशन जब हो जाए, या आर्किटेक्चर एबनॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हाइपरप्लास्टिक इसी की टाइप है, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, हमाटोमेटस पॉलिप, इन्फ्लामेटरी पॉलिप या लिम्फोइड पॉलिप। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप की डिटेल देखें तो ये ज़्यादा कॉमन पॉलिप है, 90% यही होता है इसमें नॉन नियोप्लास्टिक। ये इसमें रेक्टोसिग्मोइड कॉलन इसकी मोस्ट कॉमन साइट याद रखिएगा, और इसमें कोई भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता। ये हाइपरप्लास्टिक पोलिपोसिस सिंड्रोम की सेटिंग में होता है, और इसमें कैंसर कार्सिनोमा का रिस्क भी ज़्यादा होता है।
हाइपरप्लास्टिक के बाद दूसरी जो टाइप है नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप की, वो है हमाटोमेटस पॉलिप। तो ये असल में ना ग्लैंड और म्यूकोजा की मैलफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। अब हमाटोमेटस में डिफरेंट टाइप्स हैं, जुवेनाइल पॉलिप, रिटेंशन पॉलिप, जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम, प्यूट्स जैगर सिंड्रोम। जुवेनाइल जो इसकी टाइप है ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है पॉलिप, मोस्ट कॉमन। इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है, 1 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर वाले में, और ये रेक्टम में जुवेनाइल पॉलिप होता है। रिटेंशन पॉलिप जो है ये एडल्ट्स में है, इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले में, और इसकी भी मोस्ट कॉमन साइट रेक्टम ही है। जबकि जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम जो है इसमें ये असल में ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन आ जाती है SMAD4 के अंदर, ठीक है। तो इसमें 50 से लेकर 100 जुवेनाइल पॉलिप GIT में बन जाएंगे, और इस सिंड्रोम में मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। प्यूट्स जैगर सिंड्रोम जो है, जो इसकी टाइप है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और इसमें STK11 में म्यूटेशन आ जाएगी, जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे जीन होता है। ये हमाटोमेटस वाली जो टाइप है पॉलिप की, ये ज़्यादा कॉमन है स्मॉल बॉवल में। पिगमेंटेशन हो जाएगी इसमें हमारे बक्कल म्यूकोजा के लिप्स की, और इसमें इंटरसेप्शन का भी ज़्यादा रिस्क होता है, और एसोसिएटेड होता है ये विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिक कैंसर्स, ठीक है। ये प्यूट्स जैगर में हो सकते हैं। अगला जो टाइप है लार्ज इंटेस्टाइन का अगला ट्यूमर है एडिनोमास। तो एडिनोमास को हम एडिनोमेटस पॉलिप्स भी कहते हैं, ठीक है। ये नियोप्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं। पहले हमने नॉन न्यूप्लास्टिक पढ़ी, ये न्यूप्लास्टिक है। अब एडिनोमास की याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ट्यूबुलर, विलस और ट्यूबुलो विलस। ट्यूबुलर एडिनोमा ज़्यादा एडिनोमा कॉमन है, मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी रखता है, कॉलन में ज़्यादातर होगा। विलस वाली जो टाइप है वो आपने याद रखना है कि ये सिम्टोमेटिक एडिनोमा होता है विलस वाला। ये रेक्टम में और रेक्टोसिग्मोइड कॉलन वाली जगह पे होगा। ये प्रोटीन को सिक्रीट करेगा और पोटेशियम रिच म्यूकस सिक्रीट करेगा विलस वाला, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगी और हाइपोकैलीमिया हो रही है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क होता है कि विलस एडिनोमा जाके कॉलन कैंसर करवा दे। देन है अगली टाइप ट्यूबुलर विलस एडिनोमा। तो इसमें हमें मिक्सचर मिलता है ट्यूबुलर ग्लैंड्स का और विलस प्रोजेक्शंस का, ठीक है। इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है और ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये दोनों टाइप्स का मिक्सचर है। थर्ड है हमारे पास एडिनोमास के बाद फैमिलियल सिंड्रोम्स। फैमिलियल सिंड्रोम में सबसे पहला है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, दूसरा होता है हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। अब ये FAP और HNPCC की डिटेल देखें। FAP इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ही इनहेरिट होगा। FAP में जो म्यूटेशन हमें मिलती है APC जीन, जो कि क्रोमोसोम 5 पे लोकेटेड है, और इस तरह की पॉलिप्स की साइड आपने याद रखनी है, ज़्यादातर ये कॉलन में होगा, उसके बाद स्मॉल बॉवल में, फिर गैस्ट्रिक पॉलिप भी इसमें हो सकते हैं। तो एक तो इसमें क्लासिक FAP होता है, दूसरा एटीन्यूएटेड FAP, गार्डनर सिंड्रोम और टर्कर सिंड्रोम। क्लासिक FAP में आपने याद रखना है कि मोर देन 100 कॉलोनिक एडिनोमास बन जाएंगे, जो कि डायग्नोसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मोर देन 100 है तो मतलब वो क्लासिक FAP है। तो इसमें तकरीबन एवरेज 500 से 2500 एडिनोमास बन सकते हैं। इसमें ज़्यादा 100% रिस्क होता है कि आगे जाके कॉलन कैंसर करवाए। जो एटीन्यूएटेड FAP है उसमें एवरेज 30 पॉलिप्स होंगे, जो कि मोस्टली प्रॉक्सिमल कॉलन में होंगे, और इसमें बस 50% रिस्क है कि आगे जाके कॉलन कैंसर करवाए, वहाँ पे 100 था। देन जो गार्डनर सिंड्रोम है उसमें FAP भी होता है, साथ में ओस्टियोमास, एपिडर्मल सिस्ट और फाइब्रोमेटोसिस, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। टर्कर सिंड्रोम में FAP के साथ सिर्फ CNS ट्यूमर्स होंगे। अगला फैमिलियल सिंड्रोम है HNPCC, जिसको हम लाइंच सिंड्रोम भी कहते हैं। तो मैंने कहा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें अब जो है ना DNA रिपेयर जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन आ जाएगी, जो माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी करवा देंगे। अब मॉडिफाइड जो एम्स्टरडैम 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका, वो है कि अगर हमें मोर देन 3 जो रिलेटिव्स हों इस पेशेंट के कॉलन कैंसर के हों, तो ये तकरीबन उसमें मतलब 8 एटलीस्ट जो उसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है कॉलन कैंसर वाला हो, ठीक है। और इसमें मोर देन 2 जनरेशन्स हों विद कोलोरेक्टल कैंसर, एटलीस्ट एक जो मेंबर है वो अंडर द 50 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड हुआ हो, FAP इसमें एक्सक्लूडेड हो, ठीक है। ये इसको कहते हैं एम्स्टरडैम 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर का। अब याद रखिएगा इस डिसऑर्डर में जो है ज़्यादा रिस्क होता है कि एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर हो जाए। दैट्स इट। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि कॉलन एडिनो कार्सिनोमा, अगला ट्यूमर है ये। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स जो है, कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं। अगर लो फाइबर वाली डाइट खाई जाए, मीट हाई रेड मीट हो, उसमें एनिमल सैचुरेटेड फैट कंजप्शन ज़्यादा हो, कैल्शियम कम हो, क्योंकि
कैल्शियम हमें पता है बाइंड भी करता है और प्रेसिपिटेट करता है फीकल बाइल एसिड्स को। तो ये सारे डाइटरी फैक्टर जो हैं कोलन एडिनोकार्सिनोमा करवा सकते हैं। कुछ नॉन डाइटरी फैक्टर भी करवा सकते हैं, जैसे अगर किसी की 50 ईयर से ज़्यादा एज का है, सिगरेट स्मोकर है, फैमिली एडेनोमेट्रियोसिस पॉलीपोसिस है, या HNPCC जो ऊपर डिस्कस किया। किसी को अगर IBD है, IBD में भी याद रखिएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा है बनस्पत क्रोहन के, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा अगर किसी की कोलेसिस्टेक्टोमी हुई है, क्योंकि जो बाइल एसिड्स होते हैं वो हमारे राइट कोलन में इफ़ेक्ट करते हैं, उनका इफेक्ट होता है इस वजह से। तो इस तरह के नॉन डाइटरी फैक्टर्स भी कोलन एडिनोकार्सिनोमा करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। तो याद रखिएगा जो मोस्ट केसेस होते हैं इसके कोलन एडिनोकार्सिनोमा के वो स्पोरेडिक होते हैं। अब कोलन कैंसर जो है ना मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन से भी अराइज कर सकता है, यानी पहले एडिनोमेटस पॉलिप हुआ, उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और कोलन कैंसर हो जाएगा। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें फॉलोइंग होता है। इसमें स्टेप 1 होता है जिसको हम नुडसन 2 हिट हाइपोथेसिस कहेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले एक अर्ली एडिनोमा बनेगा, उसमें हमारा जो APC जीन होता है ये अफेक्ट होगा, ये इसमें अर्लीस्ट चेंज आया है, ठीक है। फर्स्ट हिट में जो है पेशेंट जो है बॉर्न होगा, एक उसका म्यूटेंट एलील होगा APC का। अब जब भी उसको सेकंड हिट होगा तो उसकी जो नॉर्मल कॉपी है APC जीन की वो भी लॉस हो जाएगी। पहली एक म्यूटेंट इनहेरिट हुई पेरेंट से और फिर दूसरी भी इसकी जो है वो अफेक्ट होगी। ये हो गया स्टेप 1 जो नुडसन 2 हिट हाइपोथेसिस है। देन है स्टेप 2। अब इसमें जो है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस का जो स्टेप 2 है, इसमें हमें इंटरमीडिएट एडिनोमा होगा, उसमें KRAS जीन जो होता है, KRAS जीन, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्टिवेटेड ओन्कोजीन अफेक्ट होगा। ये सारा हमने बेसिक में भी एक्सप्लेन किया है, पैथोमा से भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, फिगर भी दिखाया था मैंने आपको। देन स्टेप 3 होता है, फिर उसमें इंटरमीडिएट के बाद लेट एडिनोमा बन जाएगा जो कि SMAD4 को अफेक्ट करेगा, ये जीन अफेक्ट होगा। देन स्टेप 4 होता है जब कार्सिनोमा बन जाएगा और P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हो जाएगा। लास्ट में जो है टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी जो कि सेल्स को इमॉर्टल कर देगी। अब लोकेशंस पता होनी चाहिए कोलन कैंसर की। कोलन एडिनोकार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन रेक्टोसिग्मोइड लोकेशन है, फिर असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड सीकम। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। तो जो जिनको लेफ़्ट साइड का कैंसर होगा उनका जो बॉवल डायमीटर है वो स्मॉलर होगा बनस्पत राइट कोलन के, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्यूमर जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, क्योंकि हमारे जो बॉवल का डायमीटर है वो लेफ़्ट साइड का छोटा होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी लेफ़्ट साइड वाले कैंसर वाले पेशेंट्स में। तो ये एक सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ की तरह एक नैपकिन रिंग कन्फिग्रेशन प्रोड्यूस करेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्स्ट्रक्शन भी करवाएगा, बॉवल हैबिट एल्टर होगी यानी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होगा, साथ में टेनेस्मस होगा, ब्राइट रेड ब्लड कोट स्टूल होगा। इसमें माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हमें कम मिलती है। जबकि अगर हम राइट साइड कैंसर की बात करें तो वहाँ का हमारा बॉवल डायमीटर ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है लेफ़्ट की निस्बत, तो यहाँ पे ट्यूमर ब्लीड करेगा, ये पॉलीपॉइड मास की तरह प्रेजेंट करेगा, मिलेना करवाएगा, ब्लडी स्टूल जिसको हम कह रहे हैं, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा याद रखिएगा मास मिलेगा हमें राइट इलियक फोसा में, ठीक है, राइट साइड कैंसर वाले में राइट इलियक फोसा में मास मिलेगा, ब्लड जो है वो स्टूल के साथ मिक्सड होगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हमें माइक्रोसैटेलाइट स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, लेफ़्ट साइड वाले में कम थी। डायग्नोज हमने कैसे करना है कोलन का कैंसर को? फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट हम करेंगे, कोलोनोस्कोपी, लेकिन बायोप्सी के साथ ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। बेरियम एनीमा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। DNA टेस्टिंग भी हम करते हैं अगर फैमिलियल पॉलीपोसिस हो, और सीरम में हम CEA यानी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है ये रिकरेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेटास्टेसिस भी पता होनी चाहिए, रीजनल लिम्फ नोड्स में ज़्यादातर होगी, डिस्टेंट में लिवर और लंग ज़्यादा कॉमन, लेकिन लिवर मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा बोन्स और पेरिटोनियम भी डिस्टेंट साइट्स होती है मेटास्टेसिस की। नेक्स्ट है स्टेजिंग। तो स्टेजिंग जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक्स इंडिकेटर, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का। इसमें जो है TIS यानी कार्सिनोमा इन situ, T1 जो है वो मतलब उसने इन्वेड किया है सब म्यूकोजा को, T2 मतलब उसने मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेड किया है, T3 का मतलब है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को भी पेनिट्रेट करके सिरोसा सब सिरोसा तक आ गया T3। अब T4 जो है मतलब बाकी ऑर्गन्स इन्वेड हुए हैं। NX जो होता है वो मतलब कि लिम्फ नोड जो है हम उसको असेस, रीजनल लिम्फ नोड को असेस नहीं कर सकते। N0 का मतलब है कोई भी रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं हुई, लेकिन अगर N1 है यानी कि रीजनल मेटास्टेसिस जो है 1 से 3 लिम्फ नोड में हुई है। N2 का मतलब है 4 में या उससे भी ज़्यादा नोड्स में। उसके बाद MX है, MX मतलब है कि मेटास्टेसिस को, डिस्टेंट मेटास्टेसिस को हम नहीं असेस कर सकते, वो रीजनल थी N वाली। M का मतलब है डिस्टेंट, M1 का मतलब है कोई भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई नहीं है,
और M2 है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है। तो ये सारी इसकी स्टेजिंग है जो आपने याद करनी है। अगला ट्यूमर है कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर हम पढ़ते हैं बार बार, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस करेंगे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। तो इसमें डिफरेंट एज होती है, ज़्यादातर ये 6th डिकेड में जो है अफेक्ट करता है। इसमें अपेंडिक्स मोस्ट कॉमन इसकी लोकेशन होती है, इलियम, रेक्टम, स्टमक, यहाँ पे भी हो सकता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम की पैथोजेनेसिस देखें। कार्सिनोइड सिंड्रोम तब होगा जब बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन की एलेबोरेशन होगी, ठीक है, एक्सेस ट्यूमर में से, जैसे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की। तो जब हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं होगी, यानी कि जब नॉर्मल लिवर होगा, तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो है हमारे जीआई कार्सिनोइड से प्रोड्यूस होगा और फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तब की बात हो रही है जब नॉर्मल लिवर होगा, लिवर की मेटास्टेसिस नहीं हुई, तो इसीलिए वो इनएक्टिव हो गया, यूरिन में पास हो जाएगा, इसीलिए कोई भी हमें कार्सिनोइड सिंड्रोम नहीं मिलता। लेकिन याद रखिएगा, जब हेपेटिक मेटास्टेसिस हो जाएगी, एबनॉर्मल लिवर हो जाएगा, तो ये सारा का सारा जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है हमारे जीआई जो कार्सिनोइड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इनएक्टिव फॉर्म में, और इसीलिए कार्सिनोइड सिंड्रोम हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कार्सिनोइड जैसे लंग्स, ओवरीज, ये कार्सिनोइड सिंड्रोम प्रोड्यूस करेंगे विदाउट द हेपेटिक मेटास्टेसिस, क्योंकि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन डायरेक्टली ही रिलीज हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाता है इन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कार्सिनोइड्स की वजह से। तो हमें जो इसमें फीचर्स मिलते हैं क्लिनिकली, पेशेंट को कार्सिनोइड सिंड्रोम में फ्लशिंग होगी, वीजिंग, साइनोसिस, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, हेपेटोमेगाली, राइट साइडेड कार्डिक लेजन जैसे पल्मोनरी ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टीनोसिस हो सकती है, और मेटास्टेसिस एब्सेंट होगी इन केसेस ऑफ अपेंडिसियल एंड रेक्टल कार्सिनोइड्स। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। तो एलिवेटेड सीरम एंड यूरिन सेरोटोनिन, दैट इज़ के 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, और एलिवेटेड सीरम एंड यूरिन 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ये दोनों जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ट्यूमर है हमारा जो प्राइमरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिम्फोमा। अब ये 1 to 4% जीआईटी की मैलिग्नेंसी ये लिम्फोमा होते हैं। इसमें कोई भी लिवर, स्प्लीन, मेडिस्टिनल लिम्फ नोड या बोन मेरो की इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस एग्जिबिट नहीं करता एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। क्यों होता है ये प्राइमरी जीआईटी लिम्फोमा? जब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एच पाइलोरी की वजह से हो, क्रोनिक स्प्रू लाइक सिंड्रोम्स हो जाएं, या जो मेडिटेरेनियन रीजन के नेटिव्स होते हैं उनको हो सकता है, कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट में, एचआईवी इन्फेक्शन में, या इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी ये लिम्फोमा बन सकता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि माल्ट लिम्फोमा है, इम्यूनोप्रोलिफरेटिव स्मॉल इंटेस्टाइनल डिजीज़ IPSID, या इंटेस्टाइनल टी सेल लिम्फोमा। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो माल्ट लिम्फोमा स्पोरेडिक बी सेल लिम्फोमा होता है माल्ट का, यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का, ठीक है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में माल्ट लिम्फोमा कॉमन है। एज ग्रुप में यंगर एडल्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, कोई इसमें सेक्स प्रीडायलेक्शन नहीं है। जेनेटिक एल्ट्रेशन इसमें बहुत कॉमन है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है 11-18 ट्रांसलोकेशन। माल्ट लिम्फोमा की कॉमन साइड स्टमक है, और CD5 और CD10 सेल्स हमें इसमें नेगेटिव मिलते हैं। एच पाइलोरी के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। उसके बाद अगली जो टाइप हमने कहा इम्यूनोप्रोलिफरेटिव स्मॉल इंटेस्टाइनल डिजीज़ IPSID, तो ये बी सेल का लिम्फोमा होता है, जिसको हम मेडिटेरेनियन लिम्फोमा भी कहते हैं। ये बच्चों में और यंग एडल्ट्स दोनों में होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। इसमें भी कोई सेक्स प्रीडायलेक्शन नहीं है। याद रखिएगा ये मेल अब्जॉर्प्शन के साथ और वेट लॉस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें एटियोलॉजी भी हमें नहीं पता, अननोन है। लास्ट जो टाइप है टी सेल लिम्फोमा, ये जब मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस हो ना, जैसे सीलिक डिजीज़, तब इसकी ये टी सेल लिम्फोमा हो सकता है। यंग एडल्ट्स में होगा, डुओडेनम मोस्ट कॉमन इसकी साइड होती है। इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। लास्ट हमारा बस टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, अपेंडिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये नॉर्मल ट्रू डाइवर्टिकुलम ही होता है सीकम का। किसी भी डाइवर्टिकुलम की तरह ये भी प्रोन होता है कि इसमें अक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, और अक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये इसमें रिलेटिवली कॉमन एंटिटी होती है। बाकी जो इसके लेजन्स हैं उसमें ट्यूमर्स भी आ जाते हैं, और लेकिन अपेंडिक्स में ट्यूमर वैसे लेस कॉमन है, फार लेस कॉमन। सबसे पहला टॉपिक है अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ज़्यादातर एडोलेसेंट ग्रुप में प्रेजेंट करता है और यंग एडल्ट्स में, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अब जो लाइफ टाइम रिस्क होता है अपेंडिसाइटिस का, वो 7% है मेल्स में। मेल्स जो है ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, स्लाइटली मोर देन फीमेल्स। डिस्पाइट द प्रेवेलेंस ऑफ द अक्यूट अपेंडिसाइटिस, जो इसमें डायग्नोसिस होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, ताकि हम प्री ऑपरेटिवली, ठीक है, इसकी डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म करना प्री ऑपरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना कंफ्यूज हो सकती है मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस के साथ, या अक्यूट सेल्पिंजाइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
मिरल शिमरस जो कि पेन होता है ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। इसके अलावा मिकल डायवर्टिकुलाइटिस के साथ भी, तो ये इन सारों की भी जो पिक्चर होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है अक्यूट अपेंडिसाइटिस की तरह, तो इसलिए मुश्किल होता है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम डायग्नोज कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली। अब पैथोजेनेसिस देखें तो अक्यूट अपेंडिसाइटिस थॉट हुआ है कि ये इनिशिएट होता है प्रोग्रेसिव जब इंक्रीज आ जाए इंट्राल्यूमिनल प्रेशर में, जो कि वीनस आउटफ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। 50 to 80% केसेस में अक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये एसोसिएटेड होता है ओवर्ट ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, जो कि ज़्यादातर स्मॉल स्टोन लाइक मास ऑफ स्टूल हो सकता है, जिसको हम फीकोलिथ कहते हैं, ठीक है, या लेस कॉमनली गाल स्टोन ट्यूमर, गाल स्टोन हो सकता है, या ट्यूमर, या कोई भी मास वॉर्म्स का। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो कि एलिसाइड करवा सकते हैं अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब इसमें क्या होता है, इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी और स्टेसिस हो जाएगी ल्यूमिनल कंटेंट्स की, जो कि फिर फर्दर फेवर करेगी, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगी उसमें, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, जिससे कि टिश्यू एडीमा भी हो जाएगी, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी ल्यूमन के अंदर और मस्कुलर वॉल में, और पेरी अपेंडिसियल सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी। तो इस तरह का ये सारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। उसके बाद मॉर्फोलॉजी है अपेंडिसाइटिस की, तो जो अक्यूट और अर्ली अपेंडिसाइटिस है उसमें सब सिरोजल वेसल्स हमें कंजेस्टेड मिलेंगी और मॉडेस्ट पेरीवास्कुलर न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट मिलेगा, जो यहाँ हमने पैथोजेनेसिस में भी डिस्कस किया, विद इन द वॉल ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ द वॉल, सब में जो है हमें पेरीवास्कुलर न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट मिलेगा। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा नॉर्मल ग्लिस्टनिंग सिरोसा को एक डल किस्म की ग्रैनुलर अपीयरिंग एरिथेमेटस सरफेस के अंदर। आल्दो म्यूकोजल न्यूट्रोफिल्स और फोकल जो सुपरफिशियल अल्सरेशन हुई है ये भी प्रेजेंट होगी, लेकिन ये फाइंडिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और जो डायग्नोसिस है ऑफ द अक्यूट अपेंडिसाइटिस वो रिक्वायर ही यही करता है कि हमें न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन मिले मस्कुलरिस प्रोप्रिया में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो मोर सिवियर केसेस होते हैं उनमें हमें फोकल एब्सेसिस मिलते हैं जो कि वॉल में ही बनेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं अक्यूट सुपरेटिव अपेंडिसाइटिस, क्योंकि वॉल में एब्सेस बन गई है और ये आगे जाके प्रोग्रेस कर सकते हैं लार्ज एरियाज़ ऑफ हेमरेजिक अल्सरेशन के अंदर, या इवन गैंग्रीनस नेक्रोसिस हो सकती है जो कि सिरोजा तक एक्सटेंड करेगी और अक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस करवा देगी, जो कि आगे जाके रप्चर हो सकती है और सुपरेटिव पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दैट्स इट। अब इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। जो टिपिकली अर्ली अक्यूट अपेंडिसाइटिस है वो पेरी अम्बिलाइकल पेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अम्बिलाइकस के अराउंड, जो अल्टीमेटली फिर लोकलाइज होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। उसके बाद उसमें पेशेंट को नोजिया होगा, वॉमिटिंग, लो ग्रेड का फीवर और माइल्डली एलिवेटेड पेरिफेरल वाइट ब्लड सेल काउंट हमें मिलेंगे, माइल्डली बढ़े हुए होंगे। जो हमें क्लासिक जो फाइंडिंग मिलती है वो है मैकबर्नी साइन, यानी डीप टेंडरनेस मिलेगी तकरीबन 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलाइकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, जिसको हम मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलाइकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, इस एरिया को हम मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी तो इसको मैकबर्नी साइन कहेंगे। ये हमें अक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलेगा। तो इस तरह की साइंस एंड सिम्टम ऑफन जो है वैसे एब्सेंट होते हैं और डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करते हैं इन क्रिएटिंग द डायग्नोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ द अपेंडिक्स। मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है अपेंडिक्स का उसको हम कार्सिनोइड या फिर वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये यूजुअली डिस्कवर हुआ है इंसिडेंटली एट द टाइम ऑफ सर्जरी या फिर एग्जामिनेशन के दौरान रीसेक्टेड अपेंडिक्स की एग्जामिनेशन के वक्त, ठीक है। अब ये जो न्यूप्लाज्म होता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो डिस्टल टिप होती है ना अपेंडिक्स की उसको इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे एक सॉलिड बल्बस स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देगा जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर की होगी। आल्दो इंट्राम्यूरल और ट्रांसम्यूरल एक्सटेंशन इसमें एविडेंट हो सकती है इसमें, लेकिन जो नोडल मेटास्टेसिस है वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है और डिस्टेंट स्प्रेड जो है वो एक्सेप्शनली रेयर होता है। कन्वेंशनल जो एडिनोमास हैं या नॉन म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एडिनोकार्सिनोमास ये भी अपेंडिक्स में हो सकते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करवा देंगे और इनलार्जमेंट करवा देंगे, जो कि मिमिक करेगा अक्यूट अपेंडिसाइटिस को। इसके अलावा म्यूकोसील जो डायलेटेड अपेंडिक्स है म्यूसिन के साथ फिक्स हुआ हो, ठीक है। म्यूकोसील क्या होता है कि डायलेटेड अपेंडिक्स होगा जो कि म्यूसिन के साथ फिल हुआ हो और ये सिंपली स्टेम कर सकता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्स हो जिसमें इंस्पेसिएटेड म्यूसिन मौजूद हो, ठीक है, तो वो म्यूकोसील बना सकता है। या फिर इवन ये म्यूकोसील म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा से भी बन सकता है या म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा से। और अगर ये म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा अगर हुआ होगा तो उसमें जो है इंट्रापेरिटोनियल सीडिंग और स्प्रेड भी हो सकता है। कैसे? अगर ये इन्वेड कर गया एपेंडिसियल वॉल से तो इंट्रापेरिटोनियल सीडिंग और स्प्रेड भी कर सकता है सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा।
अब वुमेन में जो है रिजल्टिंग जो पेरिटोनियल इम्प्लांट्स होते हैं ये मिस्टेकन हो सकते हैं फॉर म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर्स, क्योंकि ये अपेंडिक्स से निकल के फिर बाकी साइड पे इम्प्लांट कर रहा है, तो ये मिस्टेकन हो सकते हैं म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर्स के साथ। तो मोस्ट एडवांस केसेस जो है उनमें एब्डोमेन जो है वो फिल हो जाएगा टेनेशियस सेमी सॉलिड म्यूसिन के साथ, जिस कंडीशन को हम कहते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, जिसमें एक टेनेशियस सा सेमी सॉलिड म्यूसिन हमारे एब्डोमेन को फिल करेगा। ये डायसेमिनेटेड इंट्रा पेरिटोनियल डिजीज़ जो है ये हेल्ड हो सकती है फॉर मैनी ईयर्स बाय रिपीटेड डीबल्किंग, लेकिन अल्टीमेटली ये फैटल कंडीशन है मोस्ट इंस्टेंसेस में। दैट्स इट, हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। लास्ट में इसकी समरी है। अपेंडिक्स में हमने डिस्कस किया कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। ये इनिशिएट होता है जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अपेंडिसियल ल्यूमन की, जो कि उसके वीनस आउटफ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ऑब्स्ट्रक्शन। तो मोस्ट कॉमन हमने ट्यूमर डिस्कस किया अपेंडिक्स के, वो कार्सिनोइड या फिर वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, जो कि ज़्यादातर डिस्कवर इंसिडेंटली होता है और ऑलवेज बिनाइन होता है। क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है अपेंडिसियल एडिनोकार्सिनोमा की, वो इंडिस्टिंग्विशेबल होती है फ्रॉम दैट ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। आल्दो फॉर्मर जो है ये ज़्यादा प्रेजेंट करेगी ओल्डर पेशेंट में, अपेंडिसियल एडिनोकार्सिनोमा ओल्डर में ज़्यादा होगा। दैट्स इट, ये रॉबिन बेसिक पैथोलॉजी से चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओरल कैविटीज़ एंड जीआईटी। फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा में भी अपेंडिक्स में ये गिवन है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की, जो मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट एब्डोमेन का। अब ये रिलेटेड होती है टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी वो ऑब्स्ट्रक्शन लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया की वजह से भी हो सकती है, जिससे चिल्ड्रन में, या फिर फीकोलिथ यानी कोई भी फीकल मटेरियल उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। एडल्ट्स में इसका यही कॉज है। इसमें डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे पेरी एम्बिलाइकल पेन होता है, फीवर, नोजिया, और पेन जो है वो लोअर राइट क्वाड्रेंट में लोकलाइज रहता है, जिसको हमने मैकबर्नी पॉइंट कहा। अगर ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस रप्चर कर जाएगी तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, जो कि गार्डिंग और रीबाउंड टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट करेगा। गार्डिंग मतलब जब हम उसको पालपेट करने की कोशिश करेंगे या प्रेस करेंगे तो बहुत टेंस और टाइट जो है मसल्स होंगे, और रीबाउंड टेंडरनेस से जैसे ही हम उसको पालपेशन के बाद छोड़ेंगे तो इवन यानी स्लाइड से टच के बाद अगर उसको हाथ हटाएंगे तो मसल्स जो है वो और ज़्यादा टेंडरनेस शो करेंगे, जिसको हम रीबाउंड। इसके अलावा इसमें अपेंडिसाइटिस में पेरी एपेंडिसियल एब्सेस जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक अपेंडिक्स का इरफान मसूद से देखें। एक्यूट अपेंडिसाइटिस हमने कहा ये मोस्ट कॉमन जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें लाइफ टाइम रिस्क होता है 7%। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्शन। वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया की वजह से भी हो सकती है चिल्ड्रन में, फीकोलिथ हो सकता है एडल्ट्स में, या बॉल ऑफ वॉर्म्स हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, या गाल स्टोन। अब इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। एक तो इसमें अर्ली एक्यूट अपेंडिसाइटिस में हमें मॉडरेट पेरीवास्कुलर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है, और ये इन्फ्लामेशन जो है ये ट्रांसफॉर्म कर देती है ग्लिस्टनिंग सिरोसा को डल एंड मेम्ब्रेन के अंदर, डल सी मेम्ब्रेन बन जाएगी। उसके बाद जो एक्यूट सुपरेटिव अपेंडिसाइटिस है उसमें हमें सिवियर किस्म का न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है, और सुपरेटिव है तो हमें एब्सेस फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में अल्सरेशन हो जाएगी और नेक्रोसिस भी हो जाएगी म्यूकोजा की। थर्ड होता है एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। इसमें क्या हो जाएगा, हेमरेजिक ग्रीन अल्सरेशन बन जाएगी म्यूकोजा की, और गैंग्रीनस नेक्रोसिस हो जाएगी थ्रू आउट द वॉल। अब ये इमीडिएटली फॉलो होगा कि इसमें रप्चर हो सकता है या पेरिटोनाइटिस हो सकती है। रप्चर होगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। हिस्टोलॉजिक जो क्राइटेरिया होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस वो है कि अगर हमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मस्कुलरिस प्रोप्रिया में मिले तो ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है। इसके अलावा म्यूकोजल इन्फिल्ट्रेशन जो है ना रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर द डायग्नोसिस, क्योंकि एक्सुडेट जो है जीआईटी से बन सकता है, और मतलब अगर जीआईटी इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ से जो एक्सुडेट बनेगा वो भी म्यूकोजा की न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन करवा सकता है। इसलिए यहाँ पे म्यूकोजल इन्फिल्ट्रेशन इतनी डायग्नोस्टिक वैल्यू की नहीं है। अब कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। तो इसमें पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पेन होगा, पहले जो इसको पेरी अम्बिलाइकल रीजन में, फिर वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में मैकबर्नी पॉइंट पे होगा, ठीक है। नोशिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस, और WBC काउंट जो है एलिवेट हो जाएगा तकरीबन 15,000 से लेके 20,000 सेल पर माइक्रोन लीटर। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है परफोरेट कर सकता है, अपेंडिक्स मास मिल सकता है, अपेंडिक्स एब्सेस, या इवन पाइलोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी पोर्टल वेन का इन्फेक्शन हो सकता है।
लास्ट में है एल्वार्डो स्कोर, जो कि इसकी डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, जिसमें डिफरेंट फीचर्स हैं और उसको हमने स्कोर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को माइग्रेशन ऑफ पेन हो रही है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे, नोजिया एंड वॉमिटिंग को भी 1 स्कोर, एनोरेक्सिया को 1, अगर राइट इलिक फोसा में टेंडरनेस है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे, रीबाउंड पेन हो रहा है तो 1, टेम्परेचर उसका 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो 1 स्कोर, और WBC काउंट भी हो गया उसका एलिवेटेड है 10 × 10⁻10 तो उसको 2 स्कोर देंगे। जबकि न्यूट्रोफिल का काउंट अगर 75% से ज़्यादा मिलेगा उसको भी हमने 1 स्कोर देना है। अब याद रखिएगा जो टोटल स्कोर है अगर वो लेस देन 4 है तो इसकी जो है डायग्नोसिस वो अनलाइकली है, लेकिन अगर हमें टोटल स्कोर 5 to 6 मिलता है इन सब की एडिशन के बाद तो हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। अगर मोर देन 7 है स्कोर तो उसमें ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है अपेंडिसाइटिस का, अपेंडेक्टोमी करेंगे हम। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। GI पैथोलॉजी रॉबिन्स बेसिक से भी किया, इरफान मसूद से और पैथोमा से। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, लिवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट।